अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम को पढ़ा था और उसमें कुछ टाइप्स जो स्पेक्ट्रम के थे उनको हमने डिस्कस किया, जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम था या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। तो आज हम वो जो स्पेक्ट्रम बनता है रेडिएशंस का, तो उन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो हम निकालेंगे। तो वेवलेंथ निकालने से पहले कुछ छोटे से टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो दी प्रोटॉन एकेडमी के साथ मैं हूँ शोएब पंगर। सबसे पहले हमारे पास छोटा सा एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ हमारे पास क्या चीज़ है, क्या होती है। फर्ज करें हमारे पास ये एक वेव है, ये हमारे पास वेव है, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये वेव है। तो इस वेव के ये जो अपर वाले, ये जो पार्ट है अपर वाला, इसे बोलते हैं क्रस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। तो इन क्रस्टस के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। और ये जो नीचे वाले पार्ट है इनको हम बोलते हैं ट्रप्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रप्स। और इनको हम बोलते हैं क्रस्टस, ठीक। तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो इसको हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू conjugated crustus and troughs is called a wavelength, is called a wavelength, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इसके यूनिट्स की बात करते हैं। इसके यूनिट्स जो होते हैं हमारे पास, तो इसका एक ऐसा यूनिट होता है हमारे पास जो सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकंड इनवर्स। इसके दूसरे यूनिट्स होते हैं, जैसे मीटर भी होता है। उसके बाद इसका दूसरा यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। उसके बाद इसका यूनिट होता है नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर की। तो ये हमारे पास वेवलेंथ हो गई। दो क्रस्टस या ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। उसके बाद हमारे पास दूसरा छोटा टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसे हम डिनोट करते हैं न्यू से। तो इसे डिफाइन किया जाता है कि दी नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in a time interval या फिर in a second भी बोला जाता है। तो एक टाइम इंटरवल में जितने भी एक पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन हम उन्हें बोलते हैं। तो इसके यूनिट्स की बात करते हैं। तो इसके यूनिट्स जो हमारे पास होते हैं, इसके यूनिट हमारे पास होते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका यूनिट होता है। तो एक मेगा हर्ट्ज जो है वो इक्वल होता है 10⁻6 हर्ट्ज की। 10⁻6 हर्ट्ज की। किलो हर्ट्ज पर आते हैं तो एक किलो हर्ट्ज जो है वो इक्वल होता है 10⁻3 हर्ट्ज के। उसके बाद होता है मिली हर्ट्ज। तो एक मिली हर्ट्ज जो है वो इक्वल होता है 10⁻³ हर्ट्ज के। और एक होता है हमारे पास माइक्रो हर्ट्ज, तो वो इक्वल होता है 10⁻6 हर्ट्ज के, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन हो गई, जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एफ से बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा छोटा एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं वेव नंबर। और इसे हम न्यू बार भी बोलते हैं, तो ये जो न्यू बार है वो इक्वल होता है 1/λ, यानी 1 वेवलेंथ के, ठीक है। ये वेव नंबर है, मतलब किसी वेव का नंबर। तो उसके बाद हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट।
स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं c से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास टर्म्स हो गए छोटे से, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी थे। तो मैं इनको मिटा देता हूँ, अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 5 से 4 से 3 से 1 पर आता है, शेल नंबर 1 पर, तो एनर्जी जो एमिट करता है, जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है, तो उनका अगर स्पेक्ट्रम हम देखें तो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। उसके बाद कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 पर लोड कर आता है, एनर्जी इमिट करता है रेडिएशन के फॉर्म में, तो जो स्पेक्ट्रम बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। और उसके बाद नंबर 3 पर यानी शेल नंबर 3 पर अगर लौट आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्टन सीरीज। 4 पर लौट आए तो ब्रैकेट, 5 पर आ जाए तो पास्टन, तो सॉरी फंड। तो कोई अगर हमसे पूछे कि आप बताएं ये जो रेडिएशन इमिट हुए हैं इनकी वेवलेंथ क्या है, तो वो वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो इक्वल होती है hc/λ की। एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके इक्वल होती है, hc/λ के। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि hc/λ इज इक्वल टू E, और E हमारे पास क्या है, एनर्जी है। H हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमारे पास होता है 6.626 × 10⁻34 जूल्स। और हमारे पास C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा तो हमारे पास वेवलेंथ है, आप जानते हैं, अभी हमने ये पढ़ी है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये एनर्जी जो है, एनर्जी का मतलब है एनर्जी में डिफरेंस। एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी में डिफरेंस। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, hc/λ इज इक्वल टू En1 - En2, तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये E का मतलब क्या है, एनर्जी डिफरेंस। तो hc/λ, तो En1 हमारे पास क्या है, -13.6 × Z²/n², ठीक है। ये हमारे पास E1 है। माइनस करेंगे हम किसे, -13.6 × Z²/n², ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। तो hc/λ जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हम क्या लेते हैं, पहले आप ये देखिए कि ये जो Z² है ये n² है। Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की। तो इसका Z कितना होगा, 1 होगा। ये क्या है, ये शेल नंबर है, शेल नंबर 1 है, N1 लिखा है ना। ये क्या है, शेल नंबर 2 है, ठीक है। इसको ऐसे स्क्वायर में कर देता हूँ। ये शेल नंबर 2 है, मतलब सेकंड शेल, ये फर्स्ट शेल है। तो मैं इसे अगर 1 का स्क्वायर करूँ तो सेम 1 आएगा, तो 1/n1², ठीक है। और 1/n2², ऐसे करूँगा ना। तो ये एनर्जी जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास कॉमन है, तो क्या आ जाएगी 13.6, ठीक है, 13.6। और n2 क्या आ जाएगा 1, z की जगह 1, n1² माइनस करेंगे 1/n2², ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 13.6 हमने कॉमन वैल्यू यहाँ पर रख दिया। तो ये यहाँ तक आप समझे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन है, और ये हमारे पास ये एनर्जी ऑफ फोटॉन है, ये हमारे पास वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है, मतलब एनर्जी बड़ी होगी तो वेवलेंथ कम आएगी, अगर वेवलेंथ हमारे पास कम है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर ये लैम्डा निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो 1/λ हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, मतलब लैम्डा निकालना चाहते हैं, इसको हम ऊपर ले आते हैं 13.6, और hc को हम नीचे ले जाते हैं,
तो ये हमारे पास है एच सी, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से। बात समझ में आ रही है। तो ये आप पूछेंगे सर आपने ये लैम्डा बाहर क्यों निकाला, हमें लैम्डा चाहिए। 1/λ क्यों लिखा, क्योंकि एनर्जी को हमने ऊपर से लिखा है, तो ऊपर से एनर्जी और ये लैम्डा इनमें इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए हम लैम्डा को यहाँ पर ले आए हैं और एनर्जी को हमने ऊपर लिखा है। तो अब आगे स्टेप में हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से आप देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू 13.6, अपान में हम क्या लिखेंगे, अपान में हम लिखेंगे h का वैल्यू, तो 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल्स इंटू c का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड है, सॉरी 10⁸। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये h का वैल्यू जो है उसका यूनिट है जूल। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जूल में, जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है उसे हम एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चार्ज हम लेते हैं 1.602 इंटू 10⁻−19 जूल्स। तो ये हमारे पास चार्ज आ गई इलेक्ट्रॉन की। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देखें बड़े ध्यान से आप देखें, जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला 1.097 इंटू 10⁻7 और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब हम इसको उठा कर लिखेंगे, ये हमारे पास जो 1/n1 स्क्वायर है और 1/n2 स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब आप मज़े की बात समझे, ये जो पूरा वैल्यू है ये क्यों लिखा इनकी जगह, मतलब एच सी और एनर्जी की जगह हमने ये वैल्यू लिखा। तो इस पूरे वैल्यू को कहा जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और शॉर्ट फॉर्म में इसे आर कहा जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेवलेंथ निकालने का एक फार्मूला आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास वेवलेंथ निकालने का फार्मूला आ गया। बात समझ में आ रही है। बड़े ही ध्यान से आप देखिए, बहुत ही आसान है इसको ड्राइव करना। तो ये आप उतारें। तो अब हम एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम है, वो हमें कहता है प्रॉब्लम के अंदर कि फाइंड, आप इस प्रॉब्लम से समझ जाएंगे, फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ when an electron makes transition from n3 to n2। ठीक है, तो ये हमें कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो n3 यानी शेल नंबर 3 से शेल नंबर 2 पर ट्रांजिशन करता है। तो आप हमें बताएं कि उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले आप ये पहचानें कि ये सीरीज कौन सी है। तो आप देखें 3 से 2 पर आता है, तो कौन सी सीरीज है, बाल्मर सीरीज। तो ये हमें क्वेश्चन कहाँ से मिला है, बाल्मर सीरीज। तो कैसे लिखेंगे हम, 1/λ इज इक्वल टू आर और 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर। n1 हमारे पास क्या है, n1 हमारे पास है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है। तो n1 का वैल्यू है हमारे पास 2, उसका करेंगे स्क्वायर, माइनस करेंगे n2 स्क्वायर। तो 1/, जहाँ से आता है, जहाँ से लौट कर आता है, तो 3 है, तो 3 का करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर और 1/, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। अब हम आगे क्या करेंगे, इनकी एलसीएम निकालेंगे। तो इनकी एलसीएम हो जाएगी
36 और 5 अपान सॉरी ये हमारे पास आ जाएगी 36। ठीक है, 36 इसकी एलसीएम आ गई। तो अब क्या होगा, 5 से हमने 9 से हमने 4 माइनस किए, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 9 4 माइनस 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो इसकी एलसीएम हमारे पास आ गई 1/λ इज इक्वल टू 5/36। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर देखें, मैं इसको इस साइड पर लिख देता हूँ। तो 1/λ, तो आर की मैं वैल्यू लिख देता हूँ 1.097 इंटू 10⁻7, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/36 से। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आएगा हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू 1.524 इंटू 10⁻⁻6 मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। कहाँ से इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया, 3 to 2 तक ट्रांजिशन किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अगर हम इसको चेंज करें, मीटर में, क्योंकि ये मीटर इनवर्स है, तो मीटर में इसको चेंज करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻7। तो ये हमारे पास 6 है, तो ये -6 में ये 6 है, तो ये हमारे पास जो है मीटर में इसका वैल्यू आ गया। अगर हम लामडा यानी लामडा के वैल्यू को अगर हम चेंज करें नैनोमीटर में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 656 नैनोमीटर। 656 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास लामडा का वैल्यू आ गया। तो आप इस बात को नोट करें कि ये जो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस है 3 और 2 में कितना है, छोटा सा डिफरेंस है। तो जब छोटा सा डिफरेंस है तो हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। कौन सी वेवलेंथ आ जाएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एनर्जी और वेवलेंथ यानी लैम्डा में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर हमने छोटा सा एक डिफरेंस लिया है, 3 to 2 पर इलेक्ट्रॉन आता है, तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन होगी किससे, बाल्मर सीरीज से। ठीक है, बाल्मर सीरीज से। अगर मैं आपको कहूँगा शार्टेस्ट वेवलेंथ बताएं, तो आप कहेंगे सर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 पर, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 पर, तो वो हमारे पास शार्टेस्ट वेवलेंथ होगी किसकी, बाल्मर की। अगर आप लाइमन सीरीज की भी शार्टेस्ट वेवलेंथ निकालना चाहें, तो आप कहेंगे कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आता है 1 पर। ठीक है, अगर आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना चाहें, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 2 से 1 पर आता है। ठीक है, तो वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट, मतलब छोटा सा डिफरेंस होगा एनर्जी में, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर बड़ा डिफरेंस होगा एनर्जी में, तो शार्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। बहुत ही आसान है, थोड़े ध्यान से आप इसे समझिए। ठीक है, ध्यान से, अमन से इसे आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें कहता है कि फाइंड द वेवलेंथ when an electron makes transition from n is equal to infinity to n is equal to 2, मतलब इन्फिनिटी से 2 पर आता है। ठीक है, 2 पर आता है, कहाँ से, इन्फिनिटी से 2 पर आता है। तो आप हमें क्या बताएं, वेवलेंथ बताएं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू r 1/n। 1 हमारे पास क्या है 2, तो उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1/∞, माइनस क्या करेंगे हम, इन्फिनिटी करेंगे। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1/097 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई करेंगे। ये इन्फिनिटी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसका वैल्यू तो कोई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो 1 तो हमारे पास कंसिडर किया जाता है, तो हम लिखेंगे 1/4। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इसका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2.74 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मीटर इनवर्स में इसका आंसर आ गया। ठीक, तो अगर हम इसको चेंज करें, मीटर में चेंज करें, तो हमारे पास आ जाएगा 3.65 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास का मीटर में आएगा, कौन सा 3.65। ठीक है, तो 3.65 अगर हम इसको नैनोमीटर में चेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा 365 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास लैम्डा का वैल्यू आ गया। तो आपको याद होगा मैंने पहले प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया कि n इज इक्वल टू 3 से 2 तक, मतलब छोटा सा एक डिफरेंस था एनर्जी में। तो हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू कितना आया था 656, मतलब 656 हमारे पास नैनोमीटर इसका वैल्यू आया था। छोटा डिफरेंस था, वेवलेंथ का वैल्यू बहुत ही बड़ा आ गया। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और वेवलेंथ यहाँ पर कौन सी आ गई, छोटी। तो ये हमारे पास क्या है, शार्टेस्ट वेवलेंथ है। कौन सी है, शार्टेस्ट वेवलेंथ है, शार्टेस्ट वेवलेंथ है। कौन सी वेवलेंथ है ये शार्टेस्ट वेवलेंथ है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, इन्फिनिटी से आता है। तो आप बहुत ही सीरीज में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्ज करें आपको एक क्वेश्चन देता है, आपको बोलता है कि भाई लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज की सबसे शार्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, तो आप कहेंगे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आता है 1 पर। आपको कहे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, तो आप कहेंगे छोटा सा डिफरेंस, मतलब 2 से 1 पर आता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, ये कुछ टर्म्स थे और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा इसे देखें, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बोहर के कुछ ड्रॉबैक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और हीजनबर्ग, और उसके बाद हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है इलेक्ट्रॉन का, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।